नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सम्मुख आपके सामने अगली विषय वस्तु के साथ। मैंने पहले कार्यपालिका के तहत हम लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के विषय वस्तु को पढ़ते हुए हम लोग राज्य कार्यपालिका के तहत हम लोगों ने विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। अब जब हम राज्य स्तरीय कार्यपालिका अथवा केंद्र स्तरीय कार्यपालिका के विषय में जब हम लोगों ने जानकारी ले ली, तो आज मैं न्यायपालिका, आप जानते होंगे कि जो एक व्यवस्था है भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय शासन की, इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो आज हम लोग न्यायपालिका के क्षेत्र को क्रमवार समझना शुरू करेंगे। बच्चों, इस चीज को आप बहुत ही सरलता के साथ आसानी से समझ सकते हैं अगर आप मेरे द्वारा दी गई विषय वस्तु को सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। आज हम केंद्रीय स्तर पर आधारित न्यायपालिका के विषय में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वस्तुतः आज जो हमारा विषय है वह है सर्वोच्च न्यायालय। सबसे पहली बात, जो ऑनलाइन है उनके लिए भी, जो YouTube के माध्यम से मुझे सुनते हैं उनके लिए भी, भाई न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है। हम जो आज इकट्ठा हुए हैं, हम लोग जो समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो आखिर भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है। तो इसका जवाब आपको याद रखना है कि भारत में न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसको हम लोग एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लाई गई है और वह आज चल रही है। तो चलो भाई, सर्वोच्च न्यायालय के विषय में पहली बात तो हम लोगों ने जान लिया कि एकीकृत न्याय प्रणाली व्यवस्था के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से जो आज की न्याय प्रणाली व्यवस्था है उसको हम लोग देख रहे हैं। अब सवाल होता है कि न्याय प्रणाली का जो तंत्र है, न्याय प्रणाली का जो तंत्र है उसका स्वरूप कैसा है। आज जो मैं ये दे रहा हूँ जानकारी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका मूल उद्देश्य सिर्फ रीट, NTPC, CTET, UPTET नहीं है। वस्तुतः आप इसे BPSC, UPSC का प्रीलिम्स, MPPSC, UPPSC किसी भी आधार पर ले सकते हैं। क्यों? बिकॉज टुडे आई एम हेयर टू एक्सप्लेन द फंडामेंटल थिंग्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज हम लोग तमाम चीज़ों को बहुत ही सरलता और आसानी के साथ समझेंगे। तो योद्धाओं जाग जाओ, ये तो कॉमन सी बात है भाई। पहले जो है मनोमस्तिष्क और चेतना को आप लोग जगा लीजिए। अब सवाल आता है कि भारत की न्याय प्रणाली कैसी है। एक शब्द में अगर पूछा जाए तो कैसी है? सही जवाब, आप अगर NCERT के बुक को फॉलो करते होंगे, अगर आपने पढ़ाई क्रमवार तरीके से की होगी, तो आपको पता होगा कि हमारी जो न्याय प्रणाली है वो पिरामिड स्ट्रक्चर पर है। हमारी जो न्याय प्रणाली है पिरामिड स्ट्रक्चर पे है। पिरामिड के व्यवस्था पिरामिड के आकार को लिए हुए है। कैसे? अब जैसे देखिए, सबसे पहले बुनियादी स्तर पे क्या आता है? अधीनस्थ न्यायालय आता है। क्या आता है? अधीनस्थ न्यायालय आता है। वह न्यायालय जिसमें फौजदारी और दीवानी मामलों के सुनवाई होते हैं। मतलब जो जुडिशियरी का, जो न्यायपालिका का जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी व्यवस्था है, उसे हम लोग अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अर्थ क्या होता है? फौजदारी और दीवानी मामलों का न्यायालय। इसको आप अगर विकल्प में अगर ये पूछा जाता है कि भारतीय न्याय प्रणाली का बुनियादी स्वरूप किससे शुरू होता है, तो अगर अधीनस्थ न्यायालय लिखा हुआ है तो भी सही जवाब होगा। अगर उसके जगह पे दीवानी और फौजदारी मामलों का न्यायालय लिखा हुआ है तो वो भी सही जवाब होगा। उससे ऊपर क्या आता है? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय का मतलब क्या हो गया? अब वो भारत में जितने भी राज्य हैं और उस राज्य में जितने भी जिले हैं उसमें हो गया जिला न्यायालय।
अब उस जिला न्यायालय से ऊपर होता है उस राज्य का उच्च न्यायालय। जिला न्यायालय से ऊपर क्या होता है? उस राज्य का उच्च न्यायालय। और फिर तमाम राज्यों में उच्च न्यायालय है, जिसके ऊपर में कौन बैठ गया? सर्वोच्च न्यायालय। अब एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक है। स्वाभाविक है कि राज्य 29 हैं, तो काफी मोर देन वन नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हो गया। अब हाई कोर्ट्स जो है राज्य में एक है, और अब प्रत्येक राज्य में कई जिले होंगे, और उसमें जो है कई फौजदारी और दीवानी मामले के न्यायालय होंगे। ये जो स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होता है, इसी के कारण, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसी के कारण मैंने कहा कि भारतीय न्याय प्रणाली पिरामिड के आकार की है, जिसमें आज हम उस पिरामिड के ऊपरी शिखर, आज हम उस पिरामिड के ऊपरी शिखर अर्थात जो द टॉप मोस्ट जो संगठन है, जो व्यवस्था है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उसके विषय में आज हम लोग जानने के लिए बैठे। अब सवाल आता है कि सर, हमेशा आपने बताया कि राष्ट्रपति के विषय में संविधान में चर्चा है, उपराष्ट्रपति के विषय में है, लोकसभा के विषय में है, राज्यसभा के विषय में है, सभी चीज के विषय में है। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के विषय में भी, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है, उसकी भी चर्चा संविधान में है? जवाब आएगा हाँ। संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147, याद रखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के 5वें भाग के अनुच्छेद 124 से 147 में, अनुच्छेद 124 टू अनुच्छेद 147, द थिंग्स द कंटेंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अवेलेबल इन पार्ट 5, भाग 5, अनुच्छेद 124 से लेकर 147। अब सवाल आता है कि सर, समझ गए, चीजें समझ में आ रही हैं सर, कि भाई एकीकृत न्याय प्रणाली है, पिरामिड का स्ट्रक्चर है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, फौजदारी दीवानी मामलों का न्यायालय पिरामिड के आकार में है। समझ में आ रहा है सर? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है, वो भी समझ में आ रहा है सर। अब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसके विषय में वस्तुपरक जानकारी लेने की आवश्यकता है कि भाई वैसी चीज को बताया जाए जिसको जानना इसमें काफी जरूरी है। तो अब देखिए, सर्वप्रथम पहला बड़ा ही कॉमन सवाल मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन में आता है कि भारत में कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? फिर से सवाल कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसमें कुल कितने, गौर से सुनिएगा, उसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं? आपको इस चीज को याद रखना है। अब कंफ्यूजन हो सकता है अगर विकल्प आपका दे दिया गया 31, 32, 33, 34। अच्छे बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। अगर सवाल ये पूछ दिया गया कि वर्तमान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, और विकल्प अगर 31, 32, 33, 34 रहेगा, अच्छे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? पहले भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश थे। 31 मतलब 30 न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 30 न्यायाधीश, तो 31 थे। लेकिन वर्तमान में यह संख्या बढ़ के हो गई है 34। तो 31 पे भी कंफ्यूज हो सकते थे, 34 पे क्यों कंफ्यूज होते, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 34 कुल न्यायाधीश हैं, जिसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो आप में ये कंफ्यूजन, इस सवाल में कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आए कि भाई यह जो संख्या पूछा जा रहा है वो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर है या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। तो आपको एक चीज याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश भी वस्तुतः एक न्यायाधीश के ही तौर पर गिने जाते हैं, जिनको उनकी क्षमता, योग्यता और वरीयता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई जाती है। तो वस्तुतः वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेंटली इज 34।
33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है। अभी एक यह जब मैं विषय पढ़ा रहा हूं तो अभी आगे मैं चलूंगा, लेकिन एक थोड़ी सी घटनाक्रम मैंने आज या कल के ही अखबार में पढ़ी है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, श्री S.A. बोबड़े साहब, श्री शरद अरविंद बोबड़े, जो हमारे माननीय 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री शरद अरविंद बोबड़े जी, कल या परसों के ही न्यूज में मैंने इसको देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान, इस चीज को आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान एक वरीय अधिवक्ता के द्वारा उनके लिए योर ऑनर संबोधन का उपयोग किया गया, जिस पर कि तत्काल संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें कहा कि यह अमेरिकी न्याय प्रणाली नहीं है, अर्थात योर ऑनर जो टर्म होता है वह अमेरिकी जुडिक्शन में व्यवहार में लाया जाने वाला शब्द है। हमारे यहाँ माननीय न्यायाधीश को माई लॉर्ड कर बुलाया जाता है। क्या बोला जाता है? माई लॉर्ड कर बुलाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का प्रकरण था और ये काफी करंट है कि योर ऑनर टर्म जो है वो यूएसए जुडिक्शन का है, तो हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें माई लॉर्ड होता है, न कि योर ऑनर होता है। चलिए अब हम लोग पुनः मुख्य बिंदु पर आते हैं। तो अब सवाल आता है कि सर 34 कुल न्यायाधीश हैं, यह तो आपने बता दिया, लेकिन उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो आपको याद रखना है, जिस प्रकार से मैंने हर चीज में आपको बताया है कि किसकी नियुक्ति किस सक्षम अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा होती है, तो उसी प्रकार से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात, जो गजट्स एंड बजट्स निकलते हैं, जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, आपको यह बात बिल्कुल याद रखना है कि भारतीय न्याय प्रणाली में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। फिर से आप याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आपका विकल्प हो सकता है केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, संसद, कोई नहीं। सही जवाब होगा संसद के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा इनका वेतन का निर्धारण नहीं होता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा वेतन का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण होता है। इस चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब दूसरी चीज, एक जो अति महत्वपूर्ण चीज है जिस पर मैं भी आपको जानकारी देना चाहूंगा, अगर कोई भी मामला, अगर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में कोई भी वैसा मामला जो संविधान निर्वचन मामलों से जुड़ा हुआ है, तो उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को न्यूनतम 5 न्यायाधीशों के खंडपीठ का गठन किया जाता है। खंडपीठ नहीं बोलिए, पीठ बोलिए। संविधान निर्वचन संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट को न्यूनतम 5 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ की स्थापना करनी पड़ती है और उसके बाद उस मामले की सुनवाई की जाती है। अर्थात यह एकल और द्वि प्रणाली पर आधारित नहीं है। मिनिमम 5 न्यायाधीश, न्यूनतम 5 न्यायाधीशों का पीठ होता है और वह संविधान निर्वचन संबंधी मामलों पर अपनी सुनवाई देता है। अब आप कहिएगा कि सर बड़ा ही अच्छा रहा, आपने सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना, उसके कॉन्सेप्ट, ये चीज आपको जानकारी होगी कि जो व्यवस्था है सर्वोच्च न्यायालय की, जो न्यायपालिका की, वह वस्तुतः काफी हद तक ब्रिटिश चीज को फॉलो करती है, ब्रिटिश सिस्टम कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। क्योंकि यह 1935 के समय जब इस चीज का जिसके आलोक में इसका जो कार्य चल रहा है, जो स्थापना हुई है, तो वस्तुतः आप समझ सकते हैं कि 1947 में अगर भारत आजाद हुआ तो अर्थात इसके स्थापना और इसके विचार पर कहीं न कहीं
ब्रिटिश कॉन्सेप्ट का प्रभाव जरूर देखने के लिए मिलता है। तो आप कहेंगे कि सर आपने उस अनुच्छेद के भी विषय में बताया, नियोजन के भी विषय में बताया कि भाई सिलेक्शन कैसे होता है, कौन करते हैं, संख्याएं कितनी होती हैं, वेतन कैसे होता है। अब हर टॉपिक की भांति इस टॉपिक में भी कि भाई न्यूनतम योग्यता क्या है, क्या हम और आप न्यायाधीश बन सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कुछ बुनियादी जो है योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिसको कि आप इधर देखेंगे। सबसे पहला चीज याद रखो भाई, जवानों जाग जाओ, याद कर लेना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? जवाब होगा निर्धारित नहीं, कोई आयु सीमा नहीं है। न्यूनतम आयु सीमा कुछ भी नहीं है। इसका हमारे संविधान में कहीं भी कोई भी प्रकार से वर्णन नहीं है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नियुक्त होने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु कितनी है। इसका कहीं कोई निर्धारण नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब उसके बाद की योग्यताओं को आप देखिए, जो इसको काफी हद तक सरल करेगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। चलो ठीक है भाई। अब दो तरह की शैक्षणिक योग्यताओं की बात की जाती है, या कहिए कार्य की योग्यताओं की, उनके कार्य के क्षमताओं की जो है योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहला, या तो वही व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के लिए नियुक्त हो सकता है जिसने न्यूनतम 5 वर्षों तक भारत के किसी भी राज्य में, न्यूनतम 5 वर्षों तक भारत के किसी भी राज्य में, अगर वह न्यायाधीश के उच्च न्यायालय में भारत के किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में अगर वो 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में वह अपनी सेवा दे चुका है, तो वह इस योग्यता को, नियुक्ति होने की योग्यता को पूरा करता है। अन्यथा दूसरा, 10 वर्षों का, उसको 10 वर्षों का अधिवक्ता के तौर पर भारत के किसी भी न्यायालय में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो मूलतः याद रखिएगा, देयर आर 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिलेक्शन फॉर द जजेस for Supreme Court of India. First one, either he served his duty as a judge in any high court in all over India, कहीं भी 5 वर्ष तक न्यूनतम हाई कोर्ट के, या तो वह जज के कार्य को किए हुए हों, जज के रूप में अपने कार्य को किए हुए हों, अथवा भारत के विभिन्न न्यायालयों, मतलब उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सबको मिलाकर न्यूनतम उनको 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में अगर वह अपनी सेवा दे चुके हैं तो भी वह नियुक्ति की मानक को पूरा करते हुए प्रतीत होंगे। वो जो है सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, उनके नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब तीसरा और मेन चीज कि सर आयु सीमा न्यूनतम तो कुछ है नहीं, तो अधिकतम है या नहीं? तो याद रखना है सॉरी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा कुछ भी नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। कितनी है? 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष है। न्यूनतम की कहीं कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। इस चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब जो जजेस के सिलेक्शन की बात हो गई, बड़ा ही अच्छा रहा। एलिजिबिलिटी की बात हो गई, अच्छा रहा। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्सेप्ट की बात हो गई, और भी अच्छा रहा। अब छोटी सी चर्चा, सुप्रीम कोर्ट काम क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो आपको इस चीज को समझना है। संविधान के अनुच्छेद 131, संविधान के अनुच्छेद 131 में इस बात की बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय, या तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय या तो पहला जो उसका कार्य क्षेत्र है वह केंद्र तथा राज्यों के बीच होने वाले विवाद की सुनवाई करेगा। अगर वैसे कोई भी विवाद सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाए जाते हैं जो कि केंद्र और राज्य के हितों के टकराव का मामला है, तो पहला केंद्र
और राज्य। यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है, अब मैं थोड़ा किनारे हट जा रहा हूँ, आपसे अनुरोध मैं करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आप इसका काइंडली स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप अगर बाद में जूम करके भी लिखना चाहो तो आप आसानी से लिख लो। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कार्यक्षेत्र पहला, केंद्र और राज्य के बीच के विवाद का निपटारा। दूसरा, राज्य और राज्य, अगर कोई मामला दो अथवा दो से अधिक राज्यों के बीच का है, जैसे आप कर्नाटक और तमिलनाडु में आप कावेरी विवाद की बात सुनते होंगे, जल बंटवारे की विवाद होती है। सामान्यतः जो एक अभी मुख्य मुद्दा बीच के दौर में आया था वो जल विवाद, कई राज्यों के बीच में हितों के टकराव का मामला बना था। तो पहला केंद्र और राज्य के विवाद, दूसरा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, तीसरा भारत सरकार और राज्य। केंद्र और राज्य अलग चीज हो गया। और अब मैं तीसरा सीधे बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत के बीच में भी अगर कोई विवाद होता है, हितों का टकराव होता है, तो भी संबंधित कोई भी पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की तरफ अपनी अपील को कर सकता है। इस चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता। सर्वोच्च न्यायालय के तमाम कार्यक्षेत्र, नियुक्ति, स्थापना, तमाम चीजों की जब बातें हो गई, तो अब आता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का आज तक का सबसे मूल, सबसे प्रभावशाली, फैसला अथवा केस कौन सा रहा। तो आप याद रखिएगा, जिसके लिए इस केस के बिना सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक किसी भी शिक्षक के द्वारा अगर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो वह अधूरा है। क्यों? चूंकि केशवानंद भारती केस 1973 सर्वोच्च न्यायालय का सबसे ऐतिहासिक केस करार दिया जाता है। वैसे तो हर केस काफी ऐतिहासिक होते हैं, चूंकि हर केस का अपना मायने होता है, लेकिन अगर आप में से कोई भी छात्र अगर पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान से रुचि रखता होगा और भारतीय राजनीति, न्यायपालिका, कार्यपालिका को समझता होगा, तो वह सुप्रीम कोर्ट के विषय में अगर जानते हैं तो पक्का मान के चलो कि वह केशवानंद भारती 1973 का जो केस था, वह केस मूलतः केशवानंद भारती और गवर्नमेंट ऑफ केरला के बीच का था। वह जो केस था मूलतः केशवानंद भारती और गवर्नमेंट ऑफ केरला के बीच का था। और यह जो केस हुआ, ये सबसे ज्यादा फेमस इसलिए हुआ चूंकि इसकी सुनवाई में 13 जजों की पीठ बैठी थी। याद रखना, अगर सर्वोच्च न्यायालय की पढ़ाई कर रहे हो तो याद रखना कि केशवानंद भारती 1973 का जो केस गवर्नमेंट ऑफ केरला के विरुद्ध लड़ा गया था, उसमें फैसला सुनाने के लिए 13 जजों की पीठ, सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की पीठ बैठी थी। और उसके बाद इस ऐतिहासिक केस का फैसला दिया गया था। इसीलिए केशवानंद भारती, इनफैक्ट आई एम रिक्वेस्टिंग, मैं आप सभी से निवेदन भी करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए जो तथ्य हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, वह मैं तभी पूर्ण मानूंगा जब आप अपने स्तर पर भी केशवानंद भारती केस को गूगल, यूट्यूब या किसी भी सर्च इंजन के माध्यम से सर्च करें और 2 मिनट का समय, 5 मिनट का समय उस केस को पढ़ने में दें। अरे केस तो लंबा होगा, लेकिन फाइंडिंग को समझने में दें, तब मैं मानूंगा कि आपको सर्वोच्च न्यायालय के विषय में मैंने जो चीजें बताई, उसके आलोक में मैं केशवानंद भारती के विषय को अगर मैं आपको देखने के लिए और समझने के लिए बोलता हूं, तब मैं मानूंगा कि मैं आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकूं। इसका जो मेरे विचार से जो फाइंडिंग था, वह क्या था कि उन्होंने कहा, इसके वर्डिक्ट में इसके जो फाइनल कंक्लूजन था कि संविधान संशोधन पर एकमात्र प्रतिबंध, कोई भी सरकार जो संविधान संशोधन करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो संशोधन किए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा है कि संविधान संशोधन पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचा पर क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है। एक चीज को याद रखना है कि द फाइनल वर्डिक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ केशवानंद भारती केस 1973, one thing that should be very clear, that the complete bench of judges stated that कि भाई
संविधान संशोधन होना चाहिए, संविधान संशोधन जो है वो केंद्र का अधिकार है, लेकिन वैसा संशोधन नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसा प्रतीत हो कि संविधान के मूल ढांचा पर आघात हो रहा है। संसद को भी यह अधिकार नहीं है कि वह वैसा कोई भी संविधान संशोधन कर सके जिससे हमारी जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके मूल ढांचा पर, उसके मूल स्वरूप पर वह प्रहार कर सके। और इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आप केशवानंद भारती केस 1973 को एक स्नैपशॉट में लेकर जरूर समझें और उसको देखें कि कितनी बड़ी बात कही गई है। अब लास्ट में 2-3 मेजर पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। भारतीय न्यायपालिका अगर आज, जवानों, भारतीय न्यायपालिका अगर आज अपने आप में एक प्रबुद्ध स्थान रखती है, सर्वोच्च स्थान रखती है, तो उसका मूल कारण यह है कि इस प्रकार हम गौरवान्वित हैं, हम अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में इस तरह से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र की रचना की गई कि जो न्यायपालिका प्रणाली है, इस पर काफी हद तक इस चीज की लगाम लगाने की व्यवस्था की गई है कि कार्यपालिका और विधायिका उनको प्रभावित नहीं कर सके। और इसीलिए जब जब केंद्र अथवा राज्य सरकारों के द्वारा कोई भी वैसी नीति बनाई जाती है जो हमारे जैसे, आपके जैसे, सबके जैसे आम लोगों के लिए हित में नहीं होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में यही संस्था, सर्वोच्च न्यायालय ही वह संस्था होती है जो हमारे हितों की रक्षा करती है और केंद्र सरकार को अपने जो गलती होती है उसको सुधारने के लिए मजबूर करती है। तो दिस इज द फ्रीडम which is provided for the judicial system in our country. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.